जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश कुमार श्रीवास्तव आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्वागत करते हैं। और आज जो है हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, उसको हम लेकर आए हैं, जिसका नाम है SHM। SHM कहने का मतलब दोस्तों होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, अर्थात सरल आवर्त गति। ठीक है, तो हम लोग सरल आवर्त गति के बारे में आज समझेंगे कि सरल आवर्त गति क्या होता है और इसमें क्या क्या कंडीशंस होते हैं और कैसे इसको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ MCQ के साथ भी इसमें रखा गया है MCQ। तो MCQ पहले हम लोग इसका थ्योरी समझ लेते हैं, इसके बाद तब हम लोग इसके MCQ में जाएंगे, कुछ जो है इस पर सवाल भी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देर न करते हुए हम इस टॉपिक पर आते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने आपको बताया कि आपको जितना भी हमारा वीडियो वगैरह चाहिए या जितना भी स्टडी मटेरियल्स चाहिए हमारे YouTube चैनल के थ्रू, तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है द गाइड एक्सप्रेस करके। ठीक है, वहाँ पर आप PDF को फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चाहेंगे कि आज यदि नए हो हमारे चैनल पर तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर सारे स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं सरल आवर्त गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में समझते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसमें दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में समझने से पहले हमने बताया, जैसा कि पहले थ्योरी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए डायग्राम बनाया गया है। अब कहने का मतलब दोस्तों होता है कि आवर्त गति क्या होता है। पहले हम लोग आवर्त गति के बारे में समझते हैं, पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति दोस्तों होता है पीरियोडिक मोशन कि जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में बार बार अपने गति को दोहराती है। ठीक है, तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन के नाम से जानते हैं, आवर्त गति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी जब कोई वस्तु एक निश्चित समयांतराल में बार बार अपने गति को दोहराएगी, ठीक है, तो उसकी गति को हम लोग आवर्त गति कहते हैं। चाहे उसका मार्ग कैसा भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मार्ग कैसा भी हो, लेकिन जब बार बार एक निश्चित समयांतराल पर कोई वस्तु गति करेगी, ठीक है, बार बार अपने गति को दोहराएगी, तो उसी को बोलते हैं आवर्त गति। ठीक है, लेकिन हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस आवर्त गति के नाम के पहले सरल जुड़ गया है। ठीक है, सरल आवर्त गति मतलब तो इसका नाम हो जाता है दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्टकट SHM भी कहा जाता है। तो आइए SHM के बारे में समझते हैं कि क्या होता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ फिगर देख रहे हैं, तो जब कोई वस्तु आवर्त गति करती है, ठीक है, एक निश्चित समयांतराल में बार बार अपने गति को दोहराती है, तो आवर्त गति कहते हैं। लेकिन वैसी आवर्त गति जिसमें विस्थापन जो होता है त्वरण का समानुपाती होता है। क्या होता है दोस्तों? विस्थापन जो होता है वह त्वरण का समानुपाती होता है। तो जहां भी डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन का समानुपाती होगा, लेकिन दोनों का चिन्ह क्या होगा दोस्तों? एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा, यानी एंटी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, यानी विस्थापन त्वरण का समानुपाती तो होगा, लेकिन उसकी दिशा एक दूसरे से विपरीत होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं ऐसा फिगर, ठीक है, इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ से वस्तु गति की और यहाँ तक आई। ठीक है, और यहाँ से वस्तु चलना प्रारंभ करती है तो यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ से आती है, फिर इधर जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक आती है। तो इस पाथ पर बार बार गति को दोहरा रही है निश्चित समयांतराल में। तो दोस्तों इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आवर्त गति का नाम देते हैं। ठीक है, आवर्त गति। लेकिन इसमें देखना होगा कि यहाँ पर वस्तु का ये माध्य स्थिति हो गया। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ वस्तु का माध्य स्थिति है, यहाँ से इसे लटकाया गया है। लेकिन जब यह यहाँ से चलना प्रारंभ करेगी तो या तो पहले इधर आएगी, ठीक है, इधर विस्थापित होगी, या पहले उधर जाएगी। जैसे घड़ी में पेंडुलम होता है या झूले की गति हम लोग झूलते हैं, तो वैसा ही गति यहाँ पर आपको दर्शाया गया दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से जब वस्तु गति यहाँ से करने लगेगी, यहाँ तक जाएगी, तो इसके विस्थापन की दिशा, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो होता है यहाँ से इधर की ओर होगा। ठीक है, लेकिन त्वरण की दिशा इधर से इधर की ओर होगा। एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो अधिकतम स्थिति से माध्य स्थिति में होगा। ठीक है, उसी प्रकार इधर भी यहाँ से वस्तु जब विस्थापित होगी तो विस्थापन की दिशा इधर होगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन
एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होगा वो उधर से इधर होगा। ठीक है, तो आइए सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति से इधर उधर गति करती है, ठीक है, यानी वैसी आवर्त गति कह सकते हैं जिसमें विस्थापन त्वरण का समानुपाती होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन जो होता है उसका एक दूसरे का विपरीत होता है, तो वैसी आवर्त गति को ही हम लोग एसएचएम कहते हैं, अर्थात सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसको हिंदी में सरल आवर्त गति के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ से जब वस्तु लटकी है तो यहाँ पर इसका माध्य स्थिति है, ठीक है, माध्य स्थिति, और यहाँ पर अधिकतम विस्थापन तक आ रही है तो इसको बोलते हैं अधिकतम स्थिति, अधिकतम स्थिति। ठीक है, और जस्ट लाइक इधर भी आपका होगा अधिकतम स्थिति, अधिकतम स्थिति। तो दोस्तों माध्य स्थिति पर हम लोग पहले समझेंगे कि माध्य स्थिति पर वस्तु का वेग क्या होगा, दोलन करने वाली वस्तु का। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसका गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा क्या होगा। इसके बाद तीसरा हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, इसका स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। इसके बाद समझते हैं कि विस्थापन क्या होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद पांचवा समझेंगे कि त्वरण क्या होगा। ठीक है, यानी माध्य स्थिति पर हम लोग समझते हैं कि माध्य स्थिति पर जब सरल आवर्त गति जब वस्तु करती है, एसएचएम करती है, तो इसमें माध्य स्थिति पर उसका वेग क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसा कि आप पढ़े होंगे दोस्तों, जानते होंगे कि माध्य स्थिति से जब वस्तु चलती है तो जब अधिकतम स्थिति तक आना चाहती है तो यहाँ से इसका वेग किसी न किसी वेग से इसको पुश किया जाएगा, यहाँ से ढकेला जाएगा, तो इसका वेग लगातार घटते जाएगा और यहाँ तक अधिकतम स्थिति पर जब आएगा तो इसका वेग सबसे कम हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो हमने यहाँ से लौटना प्रारंभ करेगा। ठीक है, और लौटते लौटते इसका माध्य स्थिति पर आते आते इसका वेग इतना अधिकतम हो जाएगा कि माध्य स्थिति पर रुके बिना यह दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर चला जाता है। ठीक है, जैसे झूला पर हम बैठे हैं दोस्तों, कोई झूला हमको झूला दिया, ठीक है, तो हम अधिकतम स्थिति पर जाएंगे। ठीक है, झूला जहाँ तक ऊंचाई तक जाएगा तो जैसे जैसे झूला जाएगा तो उसका वेग कम होता जाएगा और जाकर एक निश्चित ऊंचाई पर क्या होगा, उसका वेग 0 हो जाएगा। और जब 0 हो जाएगा तो वहाँ से जब चलेंगे, हम झूला पर बैठे हैं, तो जब झूला वहाँ से उतरने लगता है, ठीक है, वहाँ से जब लौटना प्रारंभ करता है तो उसका वेग बढ़ते जाता है। अब बढ़ते बढ़ते यहाँ माध्य स्थिति पर उसका वेग इतना अधिकतम हो जाता है कि वह रुके, माध्य स्थिति पर रुके बिना वह दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर चला जाता है और यही क्रिया बार बार करता रहता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों कि माध्य स्थिति पर दोलन करने वाली यानी पेंडुलम की गति या झूले की गति कह सकते हैं, माध्य स्थिति पर उसका गति सबसे अधिकतम होगा। यदि इसका गति माध्य स्थिति पर 0 होता तो यह दूसरी ओर जाता ही नहीं। ठीक है दोस्तों, इसीलिए आप समझ गए होंगे कि अधिकतम स्थिति पर, हम लोग माध्य स्थिति के बारे में पहले समझ रहे हैं कि माध्य स्थिति पर वेग क्या होता है, तो अधिकतम होता है। यानी इसमें दो ही परिस्थितियां होती हैं दोस्तों सिंपल हार्मोनिक मोशन में, एक माध्य स्थिति और एक अधिकतम स्थिति। अधिकतम स्थिति इधर भी होती है और इधर भी होती है, दोनों सेम होता है। जितना यहाँ से वस्तु विस्थापित इधर होगी उतना ही यहाँ से विस्थापित इधर होगी। ठीक है दोस्तों, तो अधिकतम स्थिति और माध्य स्थिति दोनों पर हम लोग समझेंगे कि वेग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो माध्य स्थिति है, माध्य स्थिति पर आपका वेग सबसे अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, और इसीलिए यहाँ माध्य स्थिति पर रुके बिना वस्तु दूसरी ओर चली जाती है। तो अधिकतम स्थिति पर वेग की बात करें तो 0 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन माध्य स्थिति पर वेग के बारे में बात करें तो इसका वेग मैक्सिमम होगा। बात समझ में आया दोस्तों, तो माध्य स्थिति पर वेग सबसे अधिकतम होता है। इसके बाद गतिज ऊर्जा के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो माध्य स्थिति पर जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों कि इसका गति सबसे अधिक जो माध्य स्थिति पर जब होगा
तो जाहिर सी बात है कि गतिज ऊर्जा सबसे अधिक माध्य स्थिति पर ही होगा, क्योंकि जहाँ वेग 0 हो जाएगा तो जब भी 0 हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी भी 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए माध्य स्थिति पर आपका जो गतिज ऊर्जा होगा ये भी अधिकतम होगा। ठीक है दोस्तों, ये भी आपका अधिकतम होगा। और स्थितिज ऊर्जा की जब बात की जाए तो माध्य स्थिति पर जब वस्तु आएगी तो इसका वेग सबसे अधिकतम होगा, तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा इसकी सबसे कम होगी, यानी सबसे कम कह सकते हैं या शून्य कह सकते हैं। ठीक है, तो जब इसका गतिज ऊर्जा माध्य स्थिति पर अधिकतम है तो स्थितिज ऊर्जा आपका शून्य हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद विस्थापन क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। तो जब कोई वस्तु, हम जानते हैं दोस्तों कि जब कोई वस्तु बार बार अपने पॉइंट पर आती है, अपने स्थान पर आती है, तो उसका विस्थापन 0 माना जाता है। ठीक है, तो जब SHM करने वाली वस्तु बार बार जब अपने माध्य स्थिति से होकर गुजरेगी, जब अपने माध्य स्थिति पर आएगी, तब उसका विस्थापन क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। इसीलिए विस्थापन भी क्या होता है इसका, माध्य स्थिति पर 0 होता है। ठीक है, लेकिन त्वरण क्या होगा, जैसा कि हमने पहले आपको बताया कि सरल आवर्त गति उस आवर्त गति को कहते हैं जिसमें विस्थापन क्या होता है, त्वरण का समानुपाती होता है। यानी दोस्तों इसमें विस्थापन क्या होता है, त्वरण का समानुपाती होता है, लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत होती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है एक्सेलरेशन का मतलब समानुपाती होता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब दोस्तों है कि जब विस्थापन 0 हो गया, ठीक है, तो त्वरण ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है, त्वरण का समानुपाती, तो समानुपाती न होता है। तो समानुपाती का मतलब होता है कि समान अनुपात में। ठीक है, यानी जब विस्थापन बढ़ेगा तो त्वरण बढ़ेगा, जहां विस्थापन 0 हो जाएगा वहां त्वरण 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इसका त्वरण भी क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो यानी माध्य स्थिति पर आप समझ गए। ठीक है, माध्य स्थिति पर आपने समझ लिया कि यहाँ पर माध्य स्थिति और अधिकतम स्थिति, जब SHM करने वाली वस्तु जब मतलब आवर्त गति करती है, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी 2 स्थितियाँ होती है, माध्य स्थिति, अधिकतम स्थिति। तो माध्य स्थिति पर किसी वस्तु का वेग क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है जब वेग की बारे में बात की जाए। ठीक है, और अधिकतम स्थिति पर इसका वेग 0 हो जाता है। इसके बाद जब गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम कहाँ होती है दोस्तों, तो माध्य स्थिति पर, क्योंकि इसका गति वेग सबसे अधिक होता है माध्य स्थिति पर, इसीलिए गतिज ऊर्जा भी माध्य स्थिति पर सबसे अधिक होगी। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा 0 हो जाएगी, क्योंकि जब गतिज नहीं रहेगा, ठीक है, तो वहाँ स्थितिज ऊर्जा, गति सबसे अधिक है तो स्थितिज ऊर्जा वहाँ 0 हो जाएगा। अब विस्थापन, चूंकि वस्तु यहीं से लटकी हुई है, ठीक है, तो जहाँ से लटकी है वस्तु, जब बार बार अपने पॉइंट पर जाएगी वस्तु, ठीक है, SHM करने वाली वस्तु बार बार अपने माध्य स्थिति पर जाएगी, मीन पोजीशन पर जाएगी, तो उसका विस्थापन क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जब विस्थापन 0 होगा तो हम जानते हैं कि SHM करने वाली वस्तु का विस्थापन त्वरण का समानुपाती होता है। तो जब विस्थापन 0 हो जाएगा तो त्वरण भी आपका 0 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था माध्य स्थिति पर। अधिकतम स्थिति पर जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों अधिकतम स्थिति पर वेग क्या होता है, तो अधिकतम स्थिति पर इसका वेग 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब वेग 0 होगा तो गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, 0 हो जाएगी। जब अधिकतम स्थिति पर जाते जाते इसका वेग कम हो जाएगा, तो कम हो जाएगा, तो जब वेग 0 तो काइनेटिक एनर्जी भी 0। ठीक है, लेकिन यह तीनों जो होता है अधिकतम स्थिति पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, जो माध्य स्थिति पर 0 होगा वो अधिकतम स्थिति पर सबसे अधिक होगा। ठीक है, उल्टा होगा, क्योंकि ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जब आई वस्तु तो ये अधिकतम विस्थापित हुई ना। ठीक है, तो इसका स्थितिज ऊर्जा सबसे अधिक अधिकतम स्थिति पर होगा। यहाँ से वस्तु चूंकि गति करना प्रारंभ कर रही है, विस्थापित हो रही है, तो यहाँ से इसका यहाँ तक आने में अधिकतम विस्थापन हो रहा है ना। ठीक है, तो अधिकतम स्थिति पर विस्थापन भी आपका अधिकतम होगा, और विस्थापन का समानुपाती होता है त्वरण, तो त्वरण भी अधिकतम होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी अधिकतम स्थिति पर आपका स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होगा, विस्थापन अधिकतम होगा, त्वरण भी अधिकतम होगा, लेकिन वेग और जो गतिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो हमको पूरा उम्मीद है कि आपको जो SHM करने वाली वस्तु जब सरल आवर्त गति करती है तो उसमें 2 स्थितियां होती हैं, माध्य स्थिति और अधिकतम स्थिति। ठीक है,
तो माध्य स्थिति और अधिकतम स्थिति के बारे में आपने समझ लिया बखूबी रूप से कि माध्य स्थिति पर वस्तु का वेग, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, उसका विस्थापन, त्वरण, ये सब क्या होता है, और अधिकतम स्थिति पर क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं थोड़ा सा इसमें पढ़ने समझेंगे और इसमें थोड़ा सा और हम लोग समझते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसमें जैसा कि पहले एक दोलन के बारे में हम लोग समझेंगे। एक दोलन, ठीक है, एक दोलन क्या होता है? सिंगल ओसिलेशन, सिंगल ओसिलेशन इसको बोलते हैं। और एक दोलन दोस्तों समझ में आ जाता है तब आपको आवृत्ति समझ में आएगा, फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं दोस्तों फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आवृत्ति को फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसके बाद तब हम लोग पढ़ते हैं आवर्त काल। ठीक है, आवर्त काल को बोलते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और तब पढ़ेंगे आयाम के बारे में। आयाम जिसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है दोस्तों, तब हम लोग इन सभी के बारे में पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे। तो एक दोलन क्या होता है दोस्तों? ठीक है, जब आवर्त गति करने वाली, एसएचएम करने वाली जब वस्तु, ठीक है, अपने माध्य स्थिति से किधरों एक तरफ जाएगी अधिकतम स्थिति पर, या इधर जाएगी पहले या उधर जाएगी, तो जब माध्य स्थिति से अधिकतम स्थिति पर जाएगी, ठीक है, और फिर वहां से अपने माध्य स्थिति पर लौटेगी, अब फिर दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर जाएगी, अब फिर यहाँ से अपने माध्य स्थिति में लौटेगी, तब न उसको एक चक्कर बोला जाएगा, एक दोलन। एक दोलन बढ़िया से समझिएगा दोस्तों, एक दोलन आपको समझ में आ जाएगा तो ये सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक दोलन किसे कहते हैं? तो जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति से अधिकतम स्थिति पर जाती है, अब फिर वहाँ से अपने माध्य स्थिति में आकर दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर जाती है और पुनः अपने माध्य स्थिति में आ जाती है, तब उसको हम लोग एक दोलन कहते हैं, सिंगल ओसिलेशन कहते हैं। हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि एक दोलन क्या होता है। जब यहाँ वस्तु माध्य स्थिति से अधिकतम स्थिति पर जाएगी, अब फिर वहाँ से माध्य स्थिति पर आ जाएगी, तो इसको एक दोलन नहीं ना बोलेंगे। ठीक है, एक दोलन कब होगा? जब दूसरी ओर भी जाएगी, अब फिर अपने माध्य स्थिति पर आ जाएगी, मीन पोजीशन पर, तब जाकर के उसको एक दोलन बोला जाएगा। ठीक है, यानी एक दोलन में 4 बार इधर से उधर करेगी, यानी 2 बार तो इधर हो गया, दूसरी एक तरफ अधिकतम स्थिति से जाएगी आएगी, अब फिर दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर जाएगी आएगी, तो हमने एक दोलन बोला जाएगा। ठीक है, तो एक दोलन आपको समझ में आ गया होगा कि एक दोलन क्या होता है, सिंगल ओसिलेशन। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, यानी यह यहाँ से यहाँ गई और यहाँ आ गई। ठीक है, तो उसको तो एक दोलन नहीं बोलेंगे। जब फिर यहाँ से यहाँ जाएगी, अब फिर यहाँ पर आ जाएगी, तो हम उसको एक दोलन बोलेंगे। ठीक है, एक दोलन कहने का मतलब वस्तु जब यहाँ से, थोड़ा सा इसको अच्छा से देखिए, एक दोलन क्या होता है। देखिए, जब वस्तु यहाँ से यहाँ गई और फिर अपने माध्य स्थिति पर, इसको तो एक दोलन नहीं बोलेंगे। अभी तो एक तरफ गई न और आई, फिर इसके बाद देखिए यहाँ से दूसरी तरफ जा रही है, अब फिर अपने जगह पर आ जा रही है, तो हमने इसको एक बार दोलन बोलेंगे। ठीक है, तो एक दोलन कहने का मतलब है कि जब अपने माध्य स्थिति से अधिकतम स्थिति पर जाएगी, अब फिर अपने माध्य स्थिति पर आकर फिर दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर जाएगी, अब फिर अपने माध्य स्थिति पर आ जाएगी, तब तो उसको एक दोलन कहते हैं। ठीक है, और ऐसा ही ऐसा दोलन 1 सेकेंड में जितना बार करेगी, यानी 1 सेकेंड में कोई वस्तु जितना बार कंपन या दोलन करती है, बात समझिएगा। एक दोलन तो आपको समझ में आ गया कि एक दोलन क्या होता है, लेकिन अब यहाँ समझना है दोस्तों कि आवृत्ति क्या होता है। ठीक है, आवृत्ति का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, यानी दोलनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। और दोलनों की संख्या कितना समय में होना चाहिए दोस्तों? तो 1 सेकेंड में होना चाहिए। कितना सेकेंड में? तो 1 सेकेंड में होना चाहिए। यानी 1 सेकेंड में दोलनों की कुल संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। यानी दोलन करने वाली वस्तु प्रति सेकेंड में जितना बार दोलन करती है,
तो उसको हम लोग बोलते हैं आवृत्ति। और आवृत्ति का मात्रक जैसा कि जानते हैं कि हर्ट्ज होता है, ठीक है। यानी कहीं भी आपको 50 हर्ट्ज लिख दिया गया है तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में ही ये वस्तु 50 बार दोलन की। एक दोलन तो आपको समझ में आ ही गया कि एक दोलन किसे कहते हैं, जब माध्य स्थिति से अधिकतम स्थिति पर जाएगा, अब फिर माध्य स्थिति में आकर दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर जाएगा, अब फिर अपने माध्य स्थितियाँ में आ जाएगा, तब तो उसको एक दोलन कहते हैं। और ऐसा ही ऐसा 50 बार दोलन वस्तु जब 1 सेकेंड में करेगी तब उसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगा, ठीक है दोस्तों। यानी जितना हर्ट्ज लिखा है, यदि 20,000 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो इसका मतलब, इसका तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य यही हुआ दोस्तों कि 1 सेकेंड में वस्तु 20,000 बार कंपन या दोलन कर रही है। दोलन को कंपन भी कहते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन। तो 20,000 हर्ट्ज जब हो जाएगा किसी तरंग की आवृत्ति या दोलन करने वाली वस्तु की आवृत्ति जब 20,000 हर्ट्ज है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि वह वस्तु दोलन कर रही है 1 सेकेंड में 20,000 बार कंपन कर रही है या दोलन कर रही है, ठीक है। तो जितना हर्ट्ज लिखा होगा कहीं भी, ठीक है, तो हर्ट्ज है तो आवृत्ति का मात्रक है, फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, ठीक है। लेकिन जितना हर्ट्ज आपको लिखा गया होगा तो आप स्पष्ट रूप से समझ जाइएगा आज के बाद कि जितना हर्ट्ज लिखा हुआ है, ठीक है, तो वह उतना 1 सेकेंड में वस्तु कंपन कर रही है। वहाँ कंपनों की संख्या उसका 1 सेकेंड में दिया हुआ है, ठीक है। यदि 100 हर्ट्ज लिखा है तो 1 सेकेंड में 100 बार कंपन या दोलन कर रही है वस्तु। यदि आपको 500 हर्ट्ज लिखा हुआ है तो समझिए कि 1 सेकेंड में 500 बार वस्तु कंपन कर रही है, ठीक है दोस्तों। तो प्रति सेकेंड होने वाली कंपनों की संख्या को ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आवृत्ति कहते हैं, ठीक है। इसके बाद तब हम लोग आवर्त काल के बारे में समझेंगे कि आवर्त काल क्या होता है। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर हमने बताया कि 1 सेकेंड में जितना बार कोई वस्तु दोलन या कंपन करती है उसको आवृत्ति कहते हैं। लेकिन आवर्त काल किसे कहते हैं, तो एक दोलन पूरा करने में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को हम लोग आवर्त काल के नाम से जानते हैं। एक दोलन यानी यदि किसी वस्तु की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो यह 1 सेकेंड में ना, इसका मतलब कि 1 सेकेंड में ना 50 बार कंपन कर रही है। लेकिन उसको एक बार दोलन या कंपन करने में जितना उसको समय लगता होगा उसी को हम लोग दोस्तों बोलते हैं आवर्त काल। तो जब 1 सेकेंड में 50 बार वस्तु दोलन की तब न उसका आवृत्ति 50 हर्ट्ज हुआ। लेकिन जब 1 सेकेंड में 50 बार हर्ट्ज की, 50 बार दोलन की, तो एक दोलन पूरा करने में उसको बहुत ही कम समय लगा होगा ना, 1/50 सेकेंड का ना समय लगेगा, ठीक है। जब 1 सेकेंड में 50 बार दोलन कर रहा है तो उसको एक दोलन करने में 1/50 सेकेंड का समय लगेगा कि नहीं लगेगा, यानी बहुत ही कम लगेगा, ठीक है। तो आवर्त काल बोलते हैं कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है दोलन करने वाली वस्तु को, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं आवर्त काल, टाइम पीरियड, ठीक है दोस्तों। और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन है थोड़ा सा समझेंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को चूंकि यन संख्या होता है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है दोस्तों, संख्या, यानी दोलनों की संख्या, इसीलिए यन द्वारा सूचित करते हैं। और आवर्त काल का मतलब टाइम कितना लगता है उसको एक दोलन पूरा करने में। तो यन बराबर होता है 1/t, या कह सकते हैं t बराबर 1/n होता है, या कह सकते हैं t × n बराबर 1 होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि यह आपका संबंध है आवृत्ति और आवर्त काल में, यानी जिसमें आवर्त काल जिसका जितना ही अधिक होगा उसमें आवृत्ति की संख्या उतना ही कम होगी। कहने का मतलब है दोस्तों कि जब एक दोलन पूरा करने में किसी वस्तु को, दोलन करने वाली वस्तु को ज़्यादा समय यदि लगता है, ठीक है, तो क्या उसकी दोलनों की संख्या कम होगी कि नहीं होगी। तो जिसका आवर्त काल अधिक होगा, जिसको एक दोलन पूरा करने में ज़्यादा समय लगेगा, उसमें दोलनों की संख्या कम होगी क्योंकि समय ज़्यादा लग रहा है एक बार चक्कर लगाने में, ठीक है। लेकिन जिसमें एक दोलन पूरा करने में जितना ही कम समय लगेगा उसमें n का संख्या बढ़ेगा, यानी एक दूसरे का विपरीत का संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। आवर्त काल बढ़ेगा तो क्या होगा, आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा,
आवर्तकाल जब बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा, आवर्तकाल घटेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो दोनों में विपरीत संबंध होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका दोस्तों कि आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, सदैव एक होता है। जब भी आवृत्ति और आवर्तकाल का जितना वैल्यू है गुणा हम करते हैं तो उसका मान एक आएगा। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ समझ लेते हैं कि यदि दे देगा आपको कि एक वस्तु का आवृत्ति 50 हर्ट्ज है, कंपन करने वाली या दोलन करने वाली वस्तु की आवृत्ति कितनी है, तो यन का मान आपको 50 हर्ट्ज दे दिया है, ठीक है। और पूछेगा कि उसका आवर्तकाल क्या होगा, यानी टी बराबर व्हाट। तो हम जानते हैं दोस्तों कि टी बराबर 1/n होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको रिलेशन बताया गया है। तो जब टी बराबर 1/n हो जाएगा तो हमको टी का ही मान निकालना है, तो टी बराबर 1/50 हो जाएगा ना, 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति है। तो यहाँ पर टी का वैल्यू 50, इसको आप पॉइंट मिला सकते हैं, लेकिन हम यहाँ यह दर्शाना चाहते हैं कि दोनों का गुणनफल एक हो रहा है कि नहीं। तो टी का मान यहाँ पर आ गया दोस्तों 1/50 इंटू 1/50 हुआ ना, यन का वैल्यू कितना है दोस्तों 50 है। तब 50 और 50 कट जाएगा तो बराबर 1 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि आप ध्यान देंगे कि आवृत्ति और आवर्तकाल और आवृत्ति का गुणनफल क्या होता है दोस्तों, सदैव एक होता है, हमेशा एक होगा, ठीक है। अब हम लोग आते हैं तो हमको पूरा उम्मीद है कि एक दोलन आप समझ गए, आवृत्ति समझ गए। 1 सेकेंड में जितना बार कोई वस्तु दोलन या कंपन करेगी उसके दोलनों या कंपनों की संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, प्रति सेकेंड में जितना करेगी। और आवर्तकाल किसे कहते हैं, तो एक दोलन पूरा करने में जितना उसको समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है, इसे यन से सूचित करते हैं। आवर्तकाल का मात्रक चूंकि ये टाइम है इसीलिए इसका मात्रक सेकेंड होता है और इसे कैपिटल टी से सूचित करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं यहाँ पर आपका था आयाम। आयाम क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। तो आयाम क्या होता है दोस्तों कि जब कोई दोलन करने वाली वस्तु यहाँ से, जब कोई दोलन करने वाली वस्तु अपने माध्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापित होती है, ठीक है, तो इसी के विस्थापन का जो अंतर है दूरी का, इसी को हम लोग बोलते हैं आयाम, ठीक है दोस्तों। यानी जब दोलन करने वाली वस्तु दोलन करती है तो अपने माध्य स्थिति से जितना अधिकतम विस्थापित होती है, यानी माध्य स्थिति कह सकते हैं, और अधिकतम स्थिति के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को हम लोग आयाम के नाम से जानते हैं। यानी दोलन करने वाली वस्तु अपने माध्य स्थिति से कितना अधिकतम विस्थापित हो रही है, उसी अधिकतम विस्थापन को ही हम लोग आयाम के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे आयाम क्या कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम पोजीशन और मीन पोजीशन, ठीक है। मैक्सिमम पोजीशन और मीन पोजीशन के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आयाम कहते हैं, ठीक है। तो आप जितना भी हमने बताया हमको पूरा उम्मीद है कि आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। और अब हम लोग, चूँकि आप देख सकते हैं ऐसे ही पेंडुलम की गति होती है, ठीक है, पेंडुलम गति करता रहता है इधर से उधर, टू एंड फ्रो, ठीक है, और एक निश्चित समय अंतराल में। इसमें जो होता है यही सिंपल हार्मोनिक मोशन है, और इसमें जो होता है दोस्तों कि विस्थापन त्वरण का समानुपाती होता है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जब ये वस्तु को लटका दिया गया है और यहाँ से दोलन कर रहा है, ठीक है, तो जब एक और थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं प्रत्यानयन बल, इसमें समझना है प्रत्यानयन बल क्या होता है, इसको भी समझ लेंगे। इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है दोस्तों, तो इसमें प्रत्यानयन बल क्या होता है, जैसे हम झूला पर बैठे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ से झूला पर हम बैठ गए, ठीक है, तो झूला की कोई हमको झुलाएगा बल लगाकर, तब ना एक बार कम से कम, तब ना हम झूलना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। तो जो बल वस्तु को एसएचएम करने के लिए लगाया जाता है, यानी सरल आवर्त गति करने के लिए जो बल हम लगाते हैं वस्तु पर, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रत्यानयन बल, ठीक है दोस्तों। यानी जो भी हम बल लगाते हैं वस्तु को सरल आवर्त गति करने के लिए, उसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल के नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है
जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है, यह लंबाई के धागे से इसको लटका दिया गया है, ठीक है, और यही जो आवर्त गति कर रही है इधर उधर, तो इसका आवर्त काल निकालने के लिए हमको फॉर्मूला होता है दोस्तों, आवर्त काल t बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट यल बटा में g। ठीक है दोस्तों, यही आपका फॉर्मूला निकल करके आता है, ठीक है, कि जब एसएचएम करने वाली वस्तु जब क्या करती है, सरल आवर्त गति करती है, तो उसका आवर्त काल t हमको निकालना होगा, तो 2 पाई अंडर रूट यल बटा में g इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड है यह पाई पर तो डिपेंड नहीं करेगा, पाई तो कांस्टेंट राशि हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन t जो डिपेंड करेगा दोस्तों यह हमेशा लंबाई पर डिपेंड करेगा, क्योंकि ऊपर में लंबाई है और ऊपर का संबंध हमेशा समानुपाती का होता है, तो t समानुपाती यल होता है, लेकिन जो g में और t में संबंध होता है वो हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का होता है, यानी t समानुपाती 1 बटा में अंडर रूट g। कहने का मतलब दोस्तों है कि जैसे जैसे लंबाई हम बढ़ाएंगे तो आवर्त काल बढ़ता है, यानी आवर्त काल सीधा बात की जाए तो आवर्त काल आपको लंबाई पर डिपेंड करता है और गुरुत्वीय त्वरण पर। यहाँ g का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर जब भी आवर्त काल डिपेंड करेगा तो t पर डिपेंड करेगा और स्मॉल g पर डिपेंड करेगा, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसके फॉर्मूला में आप देख रहे हैं तो सिर्फ यल है और g है जो घट बढ़ सकता है। पाई का मान कांस्टेंट होता है, 2 तो खैर नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पर t जब भी डिपेंड करेगा तो यह यल पर डिपेंड करेगा या तो g पर डिपेंड करेगा। तो जब यल बढ़ेगा तो t भी बढ़ेगा, यानी लंबाई बढ़ाएंगे तो आवर्त काल भी बढ़ेगा, क्योंकि उसका में समानुपाती का जो है संबंध है। और जहाँ जहाँ g का मान कम होगा, ठीक है दोस्तों, वहाँ उसका आवर्त काल बढ़ेगा, क्योंकि यह उल्टा का संबंध है, विपरीत का संबंध है, क्योंकि यह व्युत्क्रमानुपाती है एक दूसरे का। जब ऊपर नीचे का संबंध होता है फिजिक्स में या कोई भी दुनिया का फॉर्मूला हो तो उसमें ऊपर नीचे का संबंध हमेशा व्युत्क्रमानुपाती का होता है, यानी नीचे वाला जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा दोस्तों, घटेगा, ठीक है, और जब यह घटेगा तो ये वाला क्या होगा, बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि आवर्त काल सिर्फ और सिर्फ लंबाई पर डिपेंड करता है और स्मॉल g पर गुरुत्वीय त्वरण पर डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। यानी लंबाई के घटने बढ़ने पर आवर्त काल भी घटता बढ़ता है, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण के घटने पर आवर्त काल बढ़ता है और गुरुत्वीय त्वरण के बढ़ने पर आवर्त काल घटता है, ठीक है दोस्तों, उल्टा का संबंध होता है। लेकिन अब इसमें चूंकि कभी कभी द्रव्यमान के बारे में दे देता है, तो द्रव्यमान पर कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता है, यानी द्रव्यमान के घटने बढ़ने से आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि इसके फॉर्मूला में कहीं मास आपको दिखने को नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो अब आपको एग्जाम में उलझाता है कि यदि यह सरल लोलक का गोलक है, जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो चक्कर लगा रहा है गोलक कभी यहाँ से वहाँ, तो ये गोलक को जो देख रहे हैं यहाँ पर गोलक, तो ये जब गोलक जो होता है ये लकड़ी का हो या लोहा का हो या किसी भी पदार्थ का हो, किसी भी धातु का हो, ठीक है, यहाँ भारी इसको लटका दें या हल्का वजन का लटका दें, तो इसका जो आवर्त काल है, यानी एक बार इसको चक्कर लगाने में जितना समय लग रहा है आवर्त काल t, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो गोलक है जो यहाँ वहाँ जा रहा है इसके द्रव्यमान से कोई लेना देना आवर्त काल का होता नहीं है, क्योंकि आवर्त काल में आवर्त काल के फॉर्मूला में कहीं भी आपको मास आपको दिखाई देना नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आवर्त काल द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पर और गुरुत्वीय त्वरण पर, बाकी किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसमें कुछ कंडीशंस आते हैं, जैसे आपको द्रव्यमान से लेकर के आपको उलझा देता है क्वेश्चन कि कुछ आदमी झूले पर झूल रहे हैं और कोई और आदमी उस पर चढ़ गया झूले पर, यानी बैठ गया और आदमी, ठीक है, जैसे 4 आदमी झूल रहे, एक आदमी और बैठ गया, तो झूले के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों ये मान के चलिए कि झूले पर जब बैठ गया तो द्रव्यमान बढ़ गया होगा, तो द्रव्यमान के घटने बढ़ने पर झूले के आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए
द्रव्यमान कोई बैठे झूले पर या झूले पर से कोई गिर जाए या झूले पर से कोई उतर जाए, लेकिन उसके द्रव्यमान से कोई लेना देना नहीं होता है, उसके आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो झूले पर किसी के बैठने या उतरने पर झूले के आवर्त काल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यह एकदम बात को हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि आवर्त काल द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है। इसके बाद अब दूसरा कंडीशन आता है दोस्तों कि एक व्यक्ति झूले पर बैठा है और झूले पर जब खड़ा हो जाएगा तब उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये मान लेते हैं कि झूला हमने लटका दिया, ठीक है, यह झूला का है, ठीक है, और यहाँ पर एक व्यक्ति जो है बैठा हुआ है, यहाँ एक व्यक्ति आपको बैठा हुआ है, ठीक है, लेकिन जब यह व्यक्ति खड़ा हो जाएगा तब झूले के आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा क्वेश्चन देता है। तो झूले पर जब व्यक्ति बैठा है और खड़ा हो जाएगा तो यहाँ तक इसका सिर आएगा ना, ठीक है, यहाँ तक इसका सिर आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर खड़े हैं या आप भी जहाँ बैठे होंगे या खड़े होंगे तो आपके ऊपर छत होगा कि नहीं होगा। यदि छत आपके ऊपर है तो आप ध्यान से देखिए कि यदि आप बैठे हैं तो आपके सर से और छत की लंबाई अधिक है कि नहीं है, लेकिन जब आप खड़े हो जाएंगे तो लंबाई कुछ क्या होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जब झूले पर कोई व्यक्ति बैठा है और जब झूले पर खड़ा हो जाएगा, जैसे यहाँ झूला है, यहाँ कोई व्यक्ति बैठा है, जब खड़ा हो जाएगा तो इसका सिर अब यहाँ से ना आ गया, ठीक है, तो लंबाई उसका कम न हो गया, यहाँ से अब यहीं तक ना लंबाई आपको काउंट होगी। ठीक है, बैठा था तो लंबाई इतना था, बैठा था तो रस्सी की लंबाई इतना थी ना, इतना से यहाँ से काउंट होगा। ठीक है, तो लंबाई जब बढ़ेगी तो आवर्त काल भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा दोस्तों, आवर्त काल बढ़ेगा ना, क्योंकि लंबाई का समानुपाती होता है। तो झूले पर कोई बैठा है और जब वो खड़ा हो जाता है, खड़ा हो गया तो इसका सिर यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो अब जो है उसकी लंबाई क्या हो जाएगी, झूला जहाँ से वो टंगा हुआ है उससे कम हो जाएगा, यानी डोरी की लंबाई कम हो जाएगी खड़ा हो जाने पर। झूले पर बैठे हैं, खड़ा हो जाएंगे तब लंबाई कम हो जाएगी, और लंबाई कम हो जाएगी दोस्तों तो आवर्त काल भी क्या हो जाएगा दोस्तों, कम हो जाएगा, क्योंकि समानुपाती का मामला है। अब यही हम उल्टा पूछ देते हैं कि कोई वस्तु झूले पर खड़ा है और यदि वो बैठ जाए तब क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जैसे खड़ा है हम, ठीक है, तो हम यहाँ तक पेन को मतलब टच कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर बैठ जाएंगे तो क्या हमारे हाथ यहाँ तक आएगी, नहीं ना, तो लंबाई बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। तो जब कोई व्यक्ति झूले पर यदि खड़ा है और झूले पर यदि बैठ गया, ठीक है, तो झूले पर जब बैठ जाएगा तो उसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि अब उसका डोरी का लंबाई उसके सर से काउंट करेंगे या हाथ से जहाँ से वो पकड़ा है झूला को वहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि खड़ा हो है झूला पर बैठ गया तो लंबाई बढ़ जाएगी, तो आवर्त काल क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि लंबाई बढ़ने पर आवर्त काल बढ़ता है। और कोई व्यक्ति झूले पर बैठा है, खड़ा हो जाएगा तो उसकी लंबाई जहाँ से पकड़ा रहेगा या सर से कह सकते हैं अपने भाषा में समझने के लिए, तो वहाँ से काउंट करेंगे। ठीक है, तो लंबाई घट जाएगी तो आवर्त काल भी क्या होगा दोस्तों, घट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आता है कि लंबाई को दुगना कर देने पर क्या होता है, तो लंबाई चूंकि अंडर रूट में है, ठीक है, लंबाई बढ़ेगा तो ये तो बात ठीक है कि आवर्तकाल बढ़ेगा, लंबाई घटेगा तो आवर्तकाल घटेगा, लेकिन यदि लंबाई को हम 2 गुना कर देते हैं, ठीक है, तो आपका आवर्तकाल अंडर रूट 2 गुना न हो जाएगा। आपका आवर्तकाल दुगुना कब होगा, जब लंबाई को हम लोग 4 गुना करेंगे तो, क्योंकि लंबाई तो अंडर रूट में न है, तो यहाँ पर 4 रखेंगे, यल के जगह पर 4 होगा, तब न 4 का वर्गमूल निकलेगा तो 2 होगा। तो लंबाई को दुगुना कर देने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा दोस्तों, तो ऐसा मत कहिएगा कि दुगुना हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। दुगुना कब होता, जब लंबाई आपको अंडर रूट में नहीं होता तब होता है। ठीक है, लेकिन लंबाई आपका अंडर रूट में है तो आप दुगुना करेंगे तो आपका आवर्तकाल भी दुगुना होगा, 4 गुना करेंगे तब जाकर के आवर्तकाल दुगुना होगा, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपको जितना भी थ्योरी था एसएचएम से लेकर के हमने सारा आपको बता दिया। आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, आप जरूर अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं इसमें कि इसमें MCQ के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है दोस्तों, तो अब लेकिन थोड़ा सा एक बात और आप समझिएगा कि जहाँ G का मान घटता है तो T का मान बढ़ेगा। ठीक है, G का मान जहाँ घटेगा
तो t का मान क्या होगा, वहाँ बढ़ेगा, लेकिन g का मान जहाँ बढ़ेगा तो t का मान क्या होगा दोस्तों, घटेगा, आवर्तकाल घटेगा। लेकिन जहाँ g का मान 0 होगा तो t का मान अनलिमिटेड हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि जहाँ जहाँ g का मान 0 होगा, तब g का मान जब 0 होगा तो यहाँ 0 जब बैठाएंगे तो यल बटा में 0 किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो इन्फिनाइट नंबर उसका आता है वैल्यू, तो उसका आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब देर न करते हुए हम लोग MCQ पर चलते हैं इसके। देखिए यहाँ से आ गया दोस्तों कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो संहति पर, संहति का मतलब द्रव्यमान होगा, तो इस पर तो निर्भर नहीं करेगा। आयाम, जैसे हमने बताया कि माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, आयाम कहते हैं, तो इस पर भी डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ऊर्जा पर इस पर भी डिपेंड नहीं करता है, लंबाई पर डिपेंड करता है। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा कि लोलक का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है, तो हमने अभी बताया कि लंबाई का जो समानुपाती होता है t, और गुरुत्वीय त्वरण का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी आवर्तकाल सिर्फ निर्भर करता है लोलक का तो लंबाई पर निर्भर करता है और स्मॉल g पर निर्भर करता है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, जैसा कि हमने बताया दोस्तों कि t समानुपाती क्या होता है, अंडर रूट यल होता है। ठीक है, t समानुपाती अंडर रूट जब यल होता है तो यहाँ पर लंबाई को 4 गुना कर देंगे, यानी अंडर रूट यहाँ पर 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, t समानुपाती दुगुना न हो जाएगा, क्योंकि लंबाई के जगह पर बात हो रही है ना, लंबाई को दुगुना कर दिया जाए, 4 गुनी कर दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो यल के जगह पर 4 रख देंगे और 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। अतः आवर्तकाल क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 गुना हो जाएगा। आधा और 4 गुना ये सब नहीं होगा, 4 गुना कब होता, जब ये अंडर रूट में नहीं होता तो होता। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि सरल लोलक में गोलक का प्रक्षेप पथ होता है, कैसा होता है। तो देखिए यहाँ पर जैसा कि आपको हमने दिखाया कि यहाँ से यहाँ वस्तु क्या कर रही है, गति कर रही है, इस तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है वस्तु, कभी यहाँ पर आ रही है, कभी यहाँ पर जा रही है, कभी अपने माध्य स्थिति पर जा रही है। ठीक है, तो यह त्रिभुज का खंड तो नहीं है, एक सरल रेखा भी तो नहीं है, लेकिन यह वृत्त का चाप तो जरूर लग रहा है कि यह वृत्त का चाप है। ठीक है, तो कह सकते हैं सरल लोलक के गोलक में प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, तो किसी वृत्त का चाप होता है, ऐसा कह सकते हैं, या पाराबोलिक कह सकते हैं, पाराबोलिक, पाराबोलिक। ठीक है, पाराबोलिक इसको कह सकते हैं पैराबोला, या आप जो है परवलयाकार कह सकते हैं कि इसका पथ कैसा होता है, तो परवलयाकार कह सकते हैं, पैराबोला कह सकते हैं, किसी वृत्त का चाप कह सकते हैं, या इसको अर्धवृत्ताकार भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन सरल रेखा या त्रिभुज का खंड तो यह नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सरल लोलक में लंबाई एवं समय का आलेख कैसा होता है, लंबाई एवं समय का आलेख कैसा होता है। यानी जब अभी आपको बताया कि इस प्रकार से गति करता है ना, तो त्रिभुजाकार तो ये तो नहीं होगा, सरल रेखा ये भी नहीं होगा, वृत्त तो ये भी नहीं होगा, पैराबोला अभी हमने आपको बताया कि या तो पाराबोलिक होगा पैराबोला, ठीक है, या परवलयाकार जिसको बोलते हैं, या अर्धवृत्ताकार कह सकते हैं, वृत्ताकार तो नहीं होगा लेकिन अर्धवृत्ताकार जरूर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पैराबोला इसका आंसर होगा, डी आंसर होगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों कि माध्य स्थिति में गोलक पर लगने वाले परिणामी बल का मान क्या होगा। ठीक है, तो माध्य स्थिति, जैसा कि हमने आपको बताया कि अब माध्य स्थिति था ना, इधर उधर वस्तु गति कर रही थी, SHM कर रही थी, तो माध्य स्थिति पर जब जब भी वस्तु आएगी तो त्वरण क्या होगा दोस्तों, 0 हो जाता था। ठीक है, तो आपका परिणामी बल का मान भी क्या होगा दोस्तों, 0 होगा, क्योंकि त्वरण 0 था, वहाँ विस्थापन 0 था। ठीक है, तो F बराबर ma होता है, तो F बराबर जब ma होता है तो जहाँ एक्सीलरेशन ही 0 हो गया, माध्य स्थिति पर 0 होता है। ठीक है, तो आपका बल का मान भी क्या होता है, 0 हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि सेकेंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। ठीक है दोस्तों, तो जहां भी सेकेंड या सेकेंडरी लोलक की बारे में बात की जाएगी दोस्तों, तो 2 सेकेंड होता है, क्योंकि उसकी लंबाई लगभग 1 मीटर के बराबर होती है। ठीक है,
तो जिसकी लंबाई 1 मीटर होती है उसी को सेकेंडरी लोलक कहते हैं। जिसके पेंडुलम की लंबाई 1 मीटर होगा, 1 मीटर, उसी का लगभग होता है 2 सेकेंड, और उसी को सेकेंडरी लोलक के नाम से जानते हैं। इसीलिए आपका आंसर होगा 2 सेकेंड। जहाँ भी सेकेंड लोलक या सेकेंडरी लोलक के बारे में बात की जाएगी तो आपका आंसर 2 सेकेंड होगा, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि 1 मीटर लंबे सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होगा। देखिए अभी हमने बताया कि 1 मीटर लंबा रहेगा पेंडुलम तो उसका आवर्तकाल 2 सेकेंड होगा, यानी उसको सेकेंडरी लोलक के नाम से जानते हैं। तो सेकेंडरी लोलक के बारे में 2 को पूछा जा सकता है कि सेकेंडरी लोलक में पेंडुलम की लंबाई कितनी होती है, तो ध्यान देंगे 1 मीटर होता है, और सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है तो 2 सेकेंड का होता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, किसी सरल लोलक को किसी पहाड़ की चोटी पर ले जाया जाए तो वहाँ उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो हमने अभी बताया कि T समानुपाती होता है √L के, और T व्युत्क्रमानुपाती होता है √G के। ठीक है, यानी लंबाई के घटने बढ़ने पर आवर्तकाल तो घटता बढ़ता है, लेकिन जहाँ जहाँ G का मान घटता है तो वहाँ आवर्तकाल बढ़ता है, और जहाँ जहाँ G का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घटेगा, या G का मान घटेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा। तो किसी पहाड़ पर, चूँकि G के मान के बारे में आप समझ रहे होंगे या जानते भी होंगे कि जब पहाड़ पर हम लोग जाते हैं पृथ्वी की अपेक्षा पहाड़ों पर, तो ऊंचाई पर जाने पर G का मान कम होता है। ठीक है दोस्तों। तो पृथ्वी की सतह से जैसे जैसे ऊंचाई पर जाएंगे G का मान कम होता जाएगा। तो जहाँ G का मान पहाड़ पर कम हो जाएगा तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा ना, उल्टा होगा। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल क्या होता है। जैसा कि हमने बताया था अभी कि n × t बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो आवृत्ति और आवर्तकाल का गुणनफल सदैव कितना होता है दोस्तों, 1 होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें 1 होगा। इसके बारे में पहले भी हमने आपको थ्योरी सब कुछ बता दिया, आपको केवल इसमें केवल समझना है, समझाने वाला तो सारा चीज़ हमने बता दिया। इसके बाद यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाएं तो आवर्तकाल क्या होगा। तो हमने अभी बताया कि जो आवर्तकाल T होता है इससे मास से कोई लेना देना नहीं होता है, यह मास पर डिपेंड करता ही नहीं है। तो झूले पर एक आदमी की जगह पर 4 आदमी बैठ जाए या 4 आदमी की जगह पर 3 आदमी उतर जाए, एक आदमी बैठा रहे, तो झूले का जो आवर्तकाल है वो द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, अतः अपरिवर्तित रहेगा, आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं कि यदि झूले पर 4 लड़की बैठकर झूला झूल रही है, यदि उसमें से एक लड़की उतर जाए, ठीक है, तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो झूले के आवर्तकाल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि किसी के बैठने उतरने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि द्रव्यमान पर आवर्तकाल का कोई प्रभाव पड़ता नहीं है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं कि यदि लोलक को अंतरिक्ष में ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल क्या होगा। तो हम जानते हैं दोस्तों कि अंतरिक्ष में G का मान 0 होता है। ठीक है, तो अंतरिक्ष में जब G का मान 0 होगा, तभी आपको हमने पहले बताया कि जहाँ G का मान 0 हो जाएगा तो वहाँ पर आवर्तकाल अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर D होगा, अनंत हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि किसी पेंडुलम को की लंबाई 2 गुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि T समानुपाती √L का होता है। जब यहाँ पर L दुगुना कर देंगे तो आपका आवर्तकाल क्या होगा, √2 गुना हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इसका वर्गमूल हम लोग नहीं निकाल पाएंगे तो √2 गुना बढ़ जाएगा। तो आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, √2 गुना होगा। इसके बारे में सब कुछ हम आपको पहले बता दिए। इसके बाद 14 नंबर में चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ समझेंगे कि जिसका आवर्तकाल यदि बढ़ेगा तो उसको सुस्त माना जाता है। ठीक है, जिसका आवर्तकाल बढ़ेगा तो उसको सुस्त माना जाएगा, क्योंकि एक चक्कर लगाने में उसको एक दोलन पूरा करने में ज़्यादा समय लग रहा है। और जिसका आवर्तकाल कम होगा उसको तेज माना जाएगा, फुर्तीला माना जाता है। ठीक है, तो किसी घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ाए जाने पर क्या होता है, तो उसकी अवधि बढ़ जाती है और घड़ी पीछे हो जाती है। आपका यही आंसर होगा दोस्तों, क्योंकि अवधि तो बढ़ती है लेकिन घड़ी क्या होती है, पीछे हो जाती है, इसीलिए घड़ी सुस्त हो जाती है। या आपने कई बार पढ़ा होगा, लाइफ में सुना होगा कि गर्मी के दिनों में घड़ियां सुस्त हो जाती है। क्यों? क्योंकि गर्मी के दिनों में घड़ी के लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, और लोलक की लंबाई जब बढ़ेगी तो क्या होगा,
आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि लंबाई के बढ़ने पर क्या होगा, आवर्तकाल बढ़ता है, लंबाई का समानुपाती होता है। तो जब लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल बढ़ेगा, और आवर्तकाल बढ़ेगा तो सुस्त हो जाएगा ना, इसीलिए गर्मी के दिनों में घड़ियां सुस्त हो जाती हैं। तो अवधि बढ़ती है और घड़ी पीछे हो जाती है, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा, ठीक है, यानी सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा कब, तो यहाँ पर लंबाई को हम लोग 4 गुना बढ़ाएंगे तो हम लोग 4 का वर्गमूलवा 2 निकलेगा, ठीक है। और जी को तो जी तो बटा में होता है गुरुत्वीय त्वरण, तो इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो ये तो गलत हो जाए, लंबाई दुगुनी करेंगे तो √2 गुना में बढ़ जाएगा। लोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दिया जाए, द्रव्यमान से कोई लेना देना ये नहीं होता है इसमें आवर्तकाल में। लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आपका राइट आंसर यही होगा, लोलक की लंबाई 4 गुना हम लोग कर देंगे तो हम ना आवर्तकाल 2 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आपका आंसर होगा, आपको लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं कि दोलन करते लोलक का गोलक 100 सेकेंड में मध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है दोस्तों कि इस तरह से कोई गोलक जो है क्या कर रहा है, बार बार SHM गति कर रहा है, अपने माध्य बिंदु से 100 बार गुजरता है। तो जब माध्य बिंदु से 100 बार गुजरेगा तो इसका मतलब कि वो 50 बार दोलन करेगा। क्या करेगा दोस्तों, 50 बार दोलन करेगा, क्योंकि 50 बार दोलन करेगा तब न 100 बार गुजरेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ जाता है, फिर यहाँ आएगा, फिर दूसरी ओर जाएगा अधिकतम स्थिति पर, और फिर माध्य स्थिति पर आ जाएगा, तो हम न एक बार दोलन करेंगे, ठीक है। तो एक दोलन करने में अपने माध्य बिंदु से कब बार गुजरेगा, तो 2 बार गुजरेगा, ठीक है। तो इसीलिए जब 50 बार अपने 100 बार अपने माध्य बिंदु से गुजर रहा है तो इसका मतलब क्या है दोस्तों कि उसमें दोलनों की संख्या कितनी है, 50 है। तो जब 50 बार दोलन कर रहा है और कितना सेकेंड में, तो 100 सेकेंड में। तो 100 सेकेंड में जब 50 बार दोलन करेगा तो एक बार दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसी को ना आवर्तकाल कहते हैं, और आवर्तकाल ही हमको निकालना है। तो जब SHM करने वाली वस्तु 100 बार अपने माध्य बिंदु से गुजरेगी तो इसका मतलब कि 50 बार दोलन करेगी। अब 50 बार दोलन करने में 100 सेकेंड का समय लग रहा है, तो एक दोलन पूरा करने में जाहिर सी बात है कि 2 सेकेंड का समय लगेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, एक सरल लोलक का गोलक माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.8 सेकेंड में पहुंच जाता है। यानी मामला को समझिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि माध्य स्थिति से अधिकतम स्थिति में, यानी यहाँ तक यह कितना सेकेंड में पहुंच जा रहा है, 0.8 सेकेंड में पहुंच जा रहा है। तो उसका आवर्तकाल क्या होगा दोस्तों, ठीक है। और आवर्तकाल हमने बताया था कि एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा, और एक दोलन भी हमने बताया था आपको कि क्या होता है, ठीक है। तो माध्य स्थिति से अधिकतम स्थिति पर 0.8 सेकेंड में सरल लोलक की जो वस्तु है वो पहुंच रही है, ठीक है। तो जब 0.8 सेकेंड में यहाँ पहुंची तो फिर माध्य स्थिति पर जाने में 0.8 सेकेंड का समय लगेगा ना, ठीक है। फिर यह दूसरी ओर जाएगा तो 0.8 सेकेंड का समय लगेगा, अब फिर अपने माध्य स्थिति पर आएगा तब न 0.8 सेकेंड का समय लगेगा, ठीक है। तब न एक बार दोलन पूरा माना जाएगा। एक बार दोलन कब होगा, जब यहाँ से यहाँ आया, फिर अपने माध्य स्थिति पर जाएगा, फिर दूसरी ओर अधिकतम स्थिति पर जाएगा, फिर माध्य स्थिति पर आ जाएगा, तब न एक बार दोलन होगा। इसीलिए यह टोटल मिला जुला करके 4 से गुणा न करेंगे, ठीक है, क्योंकि माध्य स्थिति से आने जाने में एक तरफ 2 बार आएगा जाएगा, एक बार जाएगा फिर लौटेगा, फिर दूसरी ओर जाएगा फिर लौटेगा। तो 8 चौके 32, 3.2 सेकेंड का समय लगता है, ठीक है। तो इसका आवर्तकाल यानी एक बार इसको दोलन पूरा करने में कुल टोटल समय कितना लग जाएगा दोस्तों, तो 3.2 सेकेंड। तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 3.2 सेकेंड का हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जो 25 सेकेंड में 20 पूर्ण दोलन करता है। यानी 20 पूर्ण दोलन करने में, 20 दोलन करने में उसको कितना समय लग रहा है, 20 दोलन करने में उसको समय लग रहा है दोस्तों 25 सेकेंड का, ठीक है। तो 25 सेकेंड का समय लग रहा है।
तो एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगेगा उसी को ना आवर्तकाल कहते हैं। और हमको यहाँ पर निकालना क्या है दोस्तों, आवर्तकाल ही निकालना है कि उस सरल लोलक का आवर्तकाल क्या होगा जो 25 सेकेंड में 20 बार पूर्ण दोलन करता है। तब 20 दोलन करने में उसको 25 सेकेंड का समय लगता है। तो एक बार दोलन करेगा तो उसको समय कितना लगेगा, तो 25/20 से भागा देंगे तब ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये लगभग आपको वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 1.25, ठीक है, क्योंकि 5 चौके 20 50 25, तब 5/4 हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 4 5 20। इतना आपको सेकंड का समय लगेगा। तो आपका राइट आंसर ए होगा। इसको आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कि यदि ऐसे भी आप देख सकते हैं कि 20 बार दोलन करने में 25 सेकंड का समय लग रहा है, ठीक है। तो यदि 20 बार दोलन करता 20 सेकंड में, तो 1 सेकंड होता है ना उसका आवर्तकाल, क्योंकि एक बार जितना दोलन करने में लगेगा समय उसी को आवर्तकाल कहते हैं। लेकिन यहाँ 25 सेकंड लगा रहा है 20 बार दोलन करने में, तो 1 सेकंड से कुछ ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसीलिए 1.25 समय लगेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल t सेकंड है तो चंद्रमा पर इसका मान क्या होगा, ठीक है। यानी पृथ्वी पर जो हम लोग t बराबर क्या होता है 2π√L/g, यही ना होता है आवर्तकाल। और चंद्रमा पर चूंकि हम लोग जाते हैं दोस्तों, तो t डैश बराबर क्या हो जाएगा चंद्रमा के लिए यदि निकाला जाए तो 2π√L/g/6, क्योंकि दोस्तों चंद्रमा पर g का मान क्या होता है, पृथ्वी के g के मान का 1/6 गुना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर g/6 करेंगे ना, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2π√L/g इंटू √6, क्योंकि g ऊपर जाएगा ना, और ऊपर जाएगा तो √6 हो जाएगा। इसको हमने √6 को अलग कर दिया, तो t डैश बराबर इतना। तो इतना को हम लोग क्या बोलते हैं, t बराबर है ना, t बराबर 2π√L/g होगा ना, इंटू क्या होगा √6 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से 6 ऊपर जाएगा तो अंडर में ही है, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब दोस्तों कि √6t आपका आंसर हो जाएगा इसमें, कि पृथ्वी पर यदि सरल लोलक का आवर्तकाल t है तो चंद्रमा पर जब 6 गुना कम होगा, ठीक है, तो जितने कम होगा उतने न अधिकतम होगा, तो चंद्रमा पर क्या होगा √6 गुना न होगा आवर्तकाल, ठीक है, क्योंकि 6 गुना कम होता है वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों कि एक लड़की झूले में खड़ी है और जब वो बैठ जाती है तो झूले के आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने अभी बताया कि जब झूले पर लड़की, जैसे हम झूले पर खड़े हैं, हम बैठ जाएंगे तो क्या होगा, लंबाई बढ़ेगी ना। तो लंबाई बढ़ेगा तो आवर्तकाल भी क्या होगा दोस्तों, बढ़ेगा, क्योंकि झूले पर खड़ी है, जब वो बैठ जाएगी झूले में तो लंबाइया क्या होगा, बैठ जाने पर लंबाई क्या होगा, झूले से जहाँ से लटका है ज़्यादा हो जाएगा ना। और जब लंबाई ज़्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो आवर्तकाल भी बढ़ जाएगा। इसीलिए आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।